वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कन्फर्म कीजिए। हाँ, तो चलिए बच्चे आज हम पढ़ेंगे माबाद जदीदियत। हेडिंग डालिए। माबाद जदीदियत जो है आप लिख लीजिए। जदीदियत के बाद का दौर, जदीदियत के बाद का दौर क्या कहलाता है? माबाद जदीदियत कहलाता है। जो जदीदियत के बाद जो दौर आता है उसको हम क्या कहते हैं? माबाद जदीदियत उसको हम कहते हैं। लिख लीजिए। जदीदियत के बाद, जदीदियत के बाद का दौर माबाद जदीदियत कहलाता है। इसके बाद लिख लीजिए। माबाद जदीदियत न तरक्की पसंदी की जिद है और ना ही जदीदियत की जिद है। ये माबाद जदीदियत जो है ना ये तरक्की पसंद की जिद है और ना ये जदीदियत की जिद है। लिख लिया। माबाद और जदीदियत ये तो ना तरक्की पसंद की जिद है ना ही जदीदियत की जिद है। तो बताइए मुझे जदीदियत किसकी जिद है? शाबाश। किसके रद्द अमल में जो है इसके रद्द अमल में जदीदियत का रुझान सामने आया था? बताइए। हम बचे 1960 के आसपास जदीदियत का रुझान सामने आया था, लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं उसके बाद का दौर जो है क्या कहलाता है? माबाद जदीदियत कहलाता है। और ना तो ये तरक्की पसंद की जिद है माबाद जदीदियत और ना ही ये जदीदियत की जिद है। माबाद जदीदियत जो है हर तरह की, माबाद जदीदियत हर तरह की कुलियत पसंदी और फार्मूला साजी और ज़ाब्ता बंदी के खिलाफ है। और इसके मुकाबले पर मखसूस और मकामी पुरनेज खुले डले फितरी खुले डले फितरी बे महाबा बे महाबा और आज़ादाना इजहार व अमल पुरइसरार करती है। बस आप याद रखेंगे जदीदियत जो है उसके बाद का दौर जो है क्या कहलाता है? माबाद जदीदियत कहलाता है। लेकिन ये जदीदियत जो है माबाद जदीदियत की जब हम बात करते हैं ना ही तो तरक्की पसंद की जिद है और ना ही ये जदीदियत की जिद है। ठीक है। और इसमें जब हम बात करते हैं माबाद जदीदियत में जब हम बात करते हैं ये हर तरह की कुलियत पसंदी और फार्मूला साजी और ज़ाब्ता बंदी के खिलाफ है। माबाद जदीदियत किसके खिलाफ है? फार्मूला साजी के खिलाफ है, ज़ाब्ता बंदी के खिलाफ है और इसके मुकाबले पर मखसूस और मकामी पुरनेज खुले डले फितरी बे महाबा और आज़ादाना इजहार व अमल पुर इसरार करती है। लेकिन ये किन चीज़ों के खिलाफ है? कुलियत पसंदी के खिलाफ है ये, फार्मूला साजी के से खिलाफ है ये, ज़ाब्ता बंदी के खिलाफ है माबादू जदीदियत। तो इसके बाद हम जब देखते हैं माबाद जदीदियत जो है, माबाद जदीदियत अदब फरेब माने को मुस्तरद करता है। फरेब माने को मुस्तरद करता है और मतन की कायनात को ही मुस्लिम हकीकत
समझता है। माँ-बाप जदीदियत जो है अदब फ़रेब माने को मुस्तरद करता है और मतन की कायनात को ही मुस्लिम हकीकत समझता है। इसके बाद लिख लीजिए माबाद जदीदियत मतनी तफ़ाउल मतनी तफ़ाउल माबाद जदीदियत मतनी तफ़ाउल को अहमियत देती है मतनी तफ़ाउल को अहमियत देती है और मतन को ही हकीकत समझती है। मतन को ही हकीकत समझती है। अहमियत किसको देती है? मतनी तफ़ाउल को अहमियत देती है माबाद जदीदियत और मतन को ही हकीकत समझती है। लिख लिया सभी ने? यहाँ तक सभी ने लिख लिया? शाबाश। क्लियर है? इसके बाद लिख लीजिए माबाद जदीदियत तसव्वुर अदब मकामियत माबाद जदीदियत तसव्वुर अदब मकामियत और तहज़ीबी हवाले को मतन का लाज़मी सरचश्मा करार देता है। मतन का लाज़मी सरचश्मा माबाद जदीद तसव्वुर अदब मकामियत और तहज़ीबी हवाले को क्या करार देता है? मतन का लाज़मी सरचश्मा करार देता है। बकौल काज़ी अफ़ज़ाल हुसैन बकौल काज़ी अफ़ज़ाल हुसैन पैरोडी माबाद जदीद अफ़साना की बुनियादी सिफ़त है। बकौल काज़ी अफ़ज़ाल हुसैन पैरोडी माबाद जदीद अफ़साना की बुनियादी क्या है? सिफ़त है। बकौल काज़ी अफ़ज़ाल हुसैन पैरोडी माबाद जदीद अफ़साना की बुनियादी क्या है? सिफ़त है। इसके बाद लिख लीजिए मतन की रिफ्लेक्सिविटी मतन की रिफ्लेक्सिविटी माबाद जदीद तनकीदी तसव्वुर है। मतन की सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी माबाद जदीद तनकीदी तसव्वुर है और माबाद जदीद अफ़साने की इब्तिदा माबाद जदीद अफ़साने की इब्तिदा 1970 ईस्वी के आसपास हुई थी। माबाद जदीद अफ़साने की इब्तिदा कब हुई थी? 1970 के आसपास माबाद जदीद अफ़साने की इब्तिदा हुई थी। और बताइए मुझे इसके हामी कौन थे? माबाद जदीद के हामी कौन थे? कल भी मैंने बताया था। तो जब हम जदीदियत की बात करते हैं, जदीदियत के हामी थे शम्सुर रहमान फारूकी। कौन? शम्सुर रहमान फारूकी। लेकिन जब हम माबाद जदीदियत की बात करते हैं तो इसके जो हामी थे गोपी चंद नारंग। और गोपी चंद नारंग के साथ-साथ और एक नाम अहम है जो आपको याद रखना है। गोपी चंद नारंग के साथ-साथ आप याद रखेंगे वज़ीर आगा। गोपी चंद नारंग और वज़ीर आगा माबाद जदीदियत के सबसे बड़े हिमायती थे। ये दोनों गोपी चंद नारंग भी और वज़ीर आगा भी। लिख लिया? और इसके बाद लिख लीजिए
गोपी चंद नारंग की तसनीफ जो आप लिखेंगे इसके बाद, ये इस बार एग्जाम में पूछी गई थी। इसको लिख लीजिए। गोपी चंद नारंग की किताब साख्तियात साख्तियात। जब हम तनकीद के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये लिखवाया भी था वहां पे, अगर आपको याद हो तो। गोपी चंद नारंग की किताब साख्तियात साख्तियात और मशरकी शहरियात माबाद जदीद तनकीदी तसव्वुरात का मसनद और जामिया तारुफ पेश करती है। साख्तियात बहुत ही अहम तसनीफ है ये, गोपी चंद नारंग की। साख्तियात साख्तियात। साख्तियात साख्तियात और मशरकी शहरियात, गोपी चंद नारंग की तसनीफ है। ये बहुत ही अहम है, इस बार एग्जाम में पूछी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। साख्तियात साख्तियात, पर नहीं है बच्चे, पस साख्तियात साख्तियात है। और मशरकी शहरियात माबाद जदीद तनकीदी तसव्वुरात का मसनद और जामिया तारुफ पेश करती है। ये तसनीफ जो कि गोपी चंद नारंग की है, और गोपी चंद नारंग और वजीर आगा माबाद जदीद के सबसे बड़े हिमायती है। जैसे कि गोपी चंद नारंग यहाँ पर आते हैं, माबाद जदीद में जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो जदीदत के हामी थे वो थे शमसुर रहमान फारूकी। क्लियर हुआ? तो इसके बाद लिख लीजिए, जब हम देखते हैं जो माबाद जदीदत से वाबस्ता नावल निगार थे उनका आप नाम लिख लीजिए। माबाद जदीदत से वाबस्ता नावल निगार जैसे कि इलियास अहमद गद्दी थे, इलियास अहमद गद्दी थे, इलियास अहमद गद्दी, गजनफर, गजनफर, अब्दुल समद, अब्दुल समद, सैयद मोहम्मद अशरफ, सैयद मोहम्मद अशरफ, इशरत जफर, इशरत जफर। ये जो थे कुछ अहम नाम हैं जो कि माबाद जदीदियत से वाबस्ता कुछ अहम नावल निगार थे। इसके बाद आप लिखेंगे अफसाना निगार। जो माबाद जदीदियत से वाबस्ता कुछ अफसाना निगार थे उनका आप नाम लिख लीजिए। हाँ बच्चों, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कुछ नाम आप याद रखेंगे, जैसे कि इलियास अहमद गद्दी थे, इलियास अहमद गद्दी। और बताइए मुझे, इलियास अहमद गद्दी की कौन सी नावल हमारे निसाब में शामिल है? इलियास अहमद गद्दी की कौन सी नावल निसाब में शामिल है हमारे? फायर एरिया, वेरी गुड। अब्दुल समद, सैयद मोहम्मद अशरफ है, गजनफर है, इशरत जफर है, इशरत जफर है। और इसके बाद लिख लीजिए माबाद जदीद से वाबस्ता जो अफसाना निगार थे उनको आप लिख लीजिए गयास अहमद गद्दी। बताइए मुझे, गयास अहमद गद्दी और इलियास अहमद गद्दी का आपस में क्या रिश्ता था? शाबाश। इलियास अहमद गद्दी आप सभी को पता है नावल निगार है, और गयास अहमद गद्दी अफसाना निगार। तो बताइए मुझे इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? भाई थे। बड़ा भाई कौन था? बड़ा भाई कौन था? गयास अहमद गद्दी या इलियास अहमद गद्दी? शाबाश। क्योंकि एक भाई जो है नावल निगार और दूसरा भाई अफसाना निगार। पक्का? इलियास अहमद गद्दी बड़े भाई थे क्या? सब लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का मुझे सभी लोग जवाब दीजिए। इलियास अहमद गद्दी क्या थे, छोटे भाई थे या बड़े भाई थे? बताइए। कुछ लोग बता रहे हैं इलियास अहमद गद्दी बड़े भाई थे। गयास अहमद गद्दी छोटे भाई थे या बड़े भाई थे? बताइए। एक साथ लिख लीजिए, ऐसे मत लिख लीजिए, ऐसे समझ नहीं आता है।
गयास बड़े भाई थे। सब लोग जवाब दीजिए मुझे इसका। आपने तो नॉवल जो है नॉवेलें पढ़ी होंगी इन दोनों की, अफसाना पढ़ा होगा गयास अहमद गद्दी का, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, जब आपने इनकी हालात जिंदगी पढ़ी होगी वहां पे आपने पढ़ा होगा इसको। वेरी गुड। गयास अहमद गद्दी बड़े भाई थे, इलियास अहमद गद्दी छोटे भाई थे। चलिए, इसके बाद लिख लीजिए जो माबाद जदीद से वाबस्ता अफसाना निगार थे, गयास अहमद गद्दी है। गयास अहमद गद्दी, इसके अलावा अनवर खान, अनवर खान, सलाम बिन रजाक, सलाम बिन रजाक, सैयद मोहम्मद अशरफ। सैयद मोहम्मद अशरफ नावल निगार भी है और अफसाना निगार भी है। सैयद मोहम्मद अशरफ, ठीक है, ये कुछ अहम नाम है, इनको भी आप लिख लीजिए। गयास अहमद गद्दी है, अनवर खान है, सलाम बिन रजाक है, सैयद मोहम्मद अशरफ है, खालिद जावेद है, खालिद जावेद है। इसके बाद लिख लीजिए माबाद जदीदियत से वाबस्ता तनकीद निगार। माबाद जदीदियत से वाबस्ता तनकीद निगार, जैसे कि पहले ही मैंने बोला था, इसके जो हामी थे गोपी चंद नारंग, वजीर आगा, ये दोनों तनकीद निगार है, नाकिद है दोनों। गोपी चंद नारंग, वजीर आगा, खुर्शीद अहमद, खुर्शीद अहमद, लेकिन मेन जो है वो गोपी चंद नारंग है और वजीर आगा है। इन दोनों को आप याद रखेंगे, यही दो इम्पोर्टेंट है, यही दो हमारे निसाब में भी शामिल है। ठीक है, अब माबाद जदीदत से वाबस्ता तनकीद निगारों में लिख लीजिए गोपी चंद नारंग और वजीर आगा। लेकिन माबाद जदीदत से वाबस्ता अफसाना निगारों में से गयास अहमद गद्दी अहम है, और माबाद जदीदत से वाबस्ता नावल निगारों में इलियास अहमद गद्दी अहम है। क्लियर है? लिख लिया सभी ने? हाँ, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 9। और बताइए मुझे इसमें कुछ बचा है क्या जो पढ़ना बाकी है? एक बार अपने सिलेबस को देख लीजिए। तो चलिए, इसके बाद हम नई यूनिट की ओर आते हैं, यूनिट नंबर 4, जो कि उर्दू नज्म यूनिट का नाम है। बच्चे, ये हम गोई से पहले भी हमारे निसाब में बहुत कुछ था, वो भी हमने पढ़ लिया है। हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिए जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, यूनिट का नाम है उर्दू नज्म। ठीक है, तो इसके बाद जब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के अलावा जो हमारे 4 यूनिट्स बचते हैं, शायद 4 है कि 3 है, 3 है इसके बाद, जैसे कि यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 5 है, और 6 है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 के अलावा यूनिट 2, 5 एंड 6 बाकी है। हाँ, तो काम करते हैं, यूनिट नंबर 4 को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम यूनिट 2 को पढ़ते हैं, और बाद में यूनिट 5 एंड 6 को पढ़ लेते हैं। तो आप काम करेंगे, आप इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो भी नॉवलें हैं, मसनवियाँ हैं, अफसाना है आपके निसाब में, वो उनको आप पढ़ लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो आज हम नज़्म का फ़न पढ़ेंगे। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो मेन जब हम देखते हैं तो नज़्म का फ़न जो है, इन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ना तो आपको आगाज़ और इर्तिका से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जो हमारे नज़्म निगार हमारे निसाब में शामिल है, 10-12 है, तो उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो उनके कारनामों के हवाले से ज़्यादातर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। उनको तरतीब के साथ लगाना होता है, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर हम देखते हैं नज़्म का फ़न, तो आप सभी को पता है नज़्म जो है अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। नज़्म किस ज़ुबान का लफ़्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, जिसके क्या माने हैं? शाबाश! बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जिसके क्या माने हैं? पिरोना, मोतियों को धागे में पिरोना, पिरोना, वेरी गुड। मोतियों को धागे में पिरोना, वेरी गुड। लड़ी भी कहते हैं, शाबाश। नज़्म जो है अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, जिसके माने हैं पिरोना, मोतियों को धागे में पिरोना या लड़ी के हैं, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ, जब भी कोई मौज़ू होता है, किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ अशआर की सूरत में, किस सूरत में? अशआर की सूरत में इज़हार ख़याल करने को ही नज़्म कहते हैं। कोई भी ख़ास जो हमारा मौज़ू है, उस पर तसलसल के साथ जब हम अशआर की सूरत में, क्योंकि आप सभी को पता है ये नज़्म है, तो यहाँ पर अशआर की सूरत में ही होगा, ये नस्र नहीं है। तो यहाँ पर जो है, कोई भी ख़ास जो हमारा मौज़ू होता है, उस पर तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अशआर की सूरत में इज़हार ख़याल करने को ही क्या कहते हैं? नज़्म करते हैं। जब हम किसी मौज़ू के बारे में इज़हार ख़याल करते हैं, लेकिन अशआर की सूरत में, शायरी की सूरत में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नज़्म कहते हैं। लेकिन नज़्म में मौज़ूआत एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नज़्म का जो मौज़ू होता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नज़्म के मौज़ूआत में से जो है, अगर जब हम देखते हैं, मौज़ूआत एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे एक बुनियादी मौज़ू के तहत या इससे मरबूत व मुंसलिक होते हैं। जब हम बात करते हैं, अगर एक मौज़ू हमारे पास है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही मौज़ू होगा। एक से ज़्यादा भी मौज़ू हो सकते हैं, लेकिन जो भी एक मौज़ू के अलावा जो भी मौज़ू होंगे, लेकिन एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मरबूत होते हैं, मुंसलिक होते हैं। अगर मौज़ू 3 भी होंगे एक साथ, तो तीनों मौज़ू जो है एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए, मरबूत होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बताया जाता है? नज़्म में मौज़ूआत एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक बुनियादी मौज़ू के तहत या इससे मरबूत व मुंसलिक होते हैं, ठीक है? और नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, कभी-कभी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट के तौर पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैंने एक बार शायद क्वेश्चन में देखा है ये। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, दूसरा जुमला था, ग़ज़ल का एक मरकज़ी ख़याल होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए पता, क्योंकि ग़ज़ल का नहीं होता है, बल्कि नज़्म का होता है, ठीक है? नज़्म का मरकज़ी ख़याल होता है, ना कि ग़ज़ल का मरकज़ी ख़याल होता है। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, जिसके इर्द-गिर्द पूरी नज़्म का ताना-बाना बुना जाता है। तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मरकज़ी ख़याल यानी कि जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल आइडिया, आपने पढ़ा होगा। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना-बाना बुना जाता है, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे और इसके बाद लिख लीजिए, इर्तिका जो है नज़्म की एक ख़ास अहमियत है। सॉरी, जो इर्तिका है, ये नज़्म की एक अहम ख़ुसूसियत है, क्वालिटी है। इर्तिका नज़्म की एक अहम ख़ुसूसियत है, इर्तिका नज़्म की एक अहम ख़ुसूसियत है। इसके बाद लिख लीजिए, कॉलरिज ने क्या बताया है नज़्म के बारे में, क्या लिखा है कॉलरिज ने? कॉलरिज ने नज़्म के बारे में लिखा है कि इसका असासी मकसद
इसका असासी मकसद सदाकत की तर्जमानी नहीं बल्कि मसरत का इदराक है। जो कॉलरिज है उन्होंने नज़्म के बारे में लिखा है कि इसका असासी मकसद सदाकत की तर्जमानी नहीं है बल्कि क्या है? मसरत का इदराक है। तो एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, बताया जाएगा कि ये जो है नज़्म के बारे में किसने लिखा है, आपको पता होना चाहिए। कॉलरिज ने लिखा है या किसी और ने लिखा है? तो आप याद रखेंगे इन्होंने नज़्म के बारे में लिखा है, इसका असासी मकसद सदाकत की तर्जमानी नहीं है बल्कि मसरत का इदराक है। कॉलरिज का जो है नज़्म के बारे में लिखा है। उसके बाद लिख लीजिए, आप मुझे बताएँ नज़्म की कितनी किस्में हैं? शाबाश! नज़्म की कितनी किस्में हैं? आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है नज़्म के हवाले से जो मैंने बताया, जैसे कि हमने अभी-अभी पढ़ा, नज़्म जो है किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इज़हार ख़याल करने को नज़्म कहते हैं। आपको ये स्टेटमेंट भी एक दिया जाएगा। आपको और एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि किसी एक ख़ास जो है मौज़ू पर तसलसल के साथ, ठीक है, नस्र की सूरत में इज़हार ख़याल करने को नज़्म कहते हैं। लेकिन ध्यान से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है? कभी-कभी ध्यान से क्वेश्चन ना पढ़ने से जो है हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर जब हम बाद में देखते हैं तो बहुत अफ़सोस होता है, ऐसा नहीं करना है। पाबंद नज़्म, नज़्म मौरा, आज़ाद नज़्म, वेरी गुड। तो पाबंद नज़्म आप सभी को पता है, जब हम पाबंद नज़्म की बात करते हैं, उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुकर्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है। पाबंद से ही पता चलता है जिसमें पाबंदी की जाती है रदीफ़ की, काफ़िया की, बहर की, ठीक है? पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुकर्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है। और पाबंद नज़्म में मौज़ूआत और अशार की तादाद की कोई कैद नहीं होती है। मौज़ूआत और अशार की यहाँ पर कोई कैद नहीं होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं रदीफ़ की, काफ़िये की, बहर की, तो उनकी पाबंदी की जाती है, पाबंद नज़्म के अंदर। लेकिन मौज़ूआत और अशार की तादाद की कैद नहीं होती है, पाबंद नज़्म के अंदर। उसके बाद लिख लीजिए आज़ाद नज़्म की जब हम बात करते हैं तो लफ़्ज़ से ही पता चलता है आज़ाद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है। पाबंद में पाबंदी की जाती है, काफ़िया, रदीफ़ की, बहर की, लेकिन आज़ाद नज़्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें रदीफ़, काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है, ठीक है? और आज़ाद नज़्म में बहर और वज़न की पाबंदी तो होती है, या ध्यान रखेंगे आप? रदीफ काफ़ी की पाबंदी नहीं होती है आज़ाद नज़्म के अंदर, लेकिन जब हम बात करते हैं बहर और वज़न की, बहर और वज़न की पाबंदी होती है आज़ाद नज़्म के अंदर, मगर अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती है। जो अरकान बहर की तादाद जो है आज़ाद नज़्म के अंदर हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती है, जिसकी वजह से मिसरे छोटे-बड़े हो जाते हैं। समझ में आया? हाँ, फिर से मैं एक बार बताती हूँ। जब हम पाबंद नज़्म की बात करते हैं, पाबंद नज़्म में रदीफ़ की भी पाबंदी की जाती है, काफ़िये की भी, बहर के मुकर्रर औज़ान की भी पाबंदी की जाती है। लेकिन उसमें मौज़ूआत और अशार की कोई तादाद कैद नहीं होती है। मौज़ूआत और अशार की तादाद की कैद नहीं होती है पाबंद नज़्म के अंदर, लेकिन जब हम आज़ाद नज़्म की बात करते हैं, यहाँ पर रदीफ़, काफ़िये से पाबंदी होती है। रदीफ़, काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है आज़ाद नज़्म नज़्म के अंदर, ठीक है? रदीफ काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है, लेकिन बहर और वज़न की पाबंदी होती है। मगर अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिसरे छोटे-बड़े हो जाते हैं।
और उसके बाद जब हम नज़्म मौरा की बात करते हैं, उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है। नज़्म मौरा के अंदर काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है, मगर बहर के मुकर्रर औज़ान इस्तेमाल होते हैं। बहर के मुकर्रर औज़ान इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर पहले मिसरे में बहर के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी पाबंदी नज़्म के हर मिसरे में होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं बहर के 4 अरकान अगर इस्तेमाल होते हैं पहले मिसरे के अंदर, तो दूसरे मिसरे के अंदर भी जो है बिल्कुल इसी तरह होगा। यहाँ पर आज़ाद नज़्म की तरह नहीं है। आज़ाद नज़्म में क्या है? अरकान बहर की तादाद मुतय्यन नहीं है हर मिसरे के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है छोटे-बड़े मिसरे हो जाते हैं। लेकिन जब हम नज़्म मौरा की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है? अगर पहले मिसरे में बहर के 4 जो अरकान इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी पाबंदी नज़्म के हर मिसरे में होती है। यहाँ पर जो है मिसरे छोटे-बड़े नहीं होते हैं, यहाँ पर बराबर होते हैं। समझ में आया? यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होता है फिर जब हम आज़ाद नज़्म की बात करते हैं, तो ये ऐसे लगता है कि रदीफ़, काफ़िये, बहर, वज़न की जो है यहाँ पर पाबंदी नहीं होती है, जबकि ये गलत है। यहाँ पर रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी होती है सिर्फ़, लेकिन जब हम बहर और वज़न की बात करते हैं, ठीक है? उनकी पाबंदी होती है। रदीफ़, काफ़िये की पाबंदी नहीं होती है आज़ाद नज़्म के अंदर, लेकिन बहर और वज़न की पाबंदी होती है। नज़्म मौरा की बात करते हैं, इसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है, मगर बहर के मुकर्रर औज़ान इस्तेमाल होते हैं। अगर पहले मिसरे में बहर के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी पाबंदी नज़्म के हर मिसरे में होती है। क्लियर हुआ? हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिए, आम लफ्ज़ों में नज़्म मौरा बिला काफ़िया नज़्म को कहते हैं। बिला काफ़िया आम लफ्ज़ों में नज़्म मौरा बिला काफ़िया नज़्म को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने अभी-अभी बताया जो नज़्म मौरा है उस नज़्म को कहते हैं जिसमें जो है काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है। इसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं होती है। आम लफ्ज़ों में नज़्म मौरा बिला काफ़िया नज़्म को कहते हैं और नज़्म मौरा उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से आई है। तो बताइए मुझे नज़्म मौरा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? शाबाश! इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? बताइए, जैसे नज़्म मौरा को ब्लैंक वर्स कहते हैं और उसी तरह मुझे बताइए आज़ाद नज़्म को क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म को क्या कहते हैं? शाबाश! फ्री वर्ड्स, वेरी गुड। आज़ाद से फ्री आप याद रखेंगे और नज़्म मौरा को
ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और जब हम बात करते हैं नज़्म मौरा उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से आई है। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफ़िया नज़्म के लिए मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मौरा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया है। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मौरा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया है और अब्दुल अलीम शरर ने नज़्म मौरा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया है। अब्दुल अलीम शरर ने नज़्म मौरा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया है। बताइए मुझे गैर मुकफ़्फ़ा नज़्म किसको कहते हैं और मुकफ़्फ़ा नज़्म किसको कहते हैं? शाबाश! आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है गैर मुकफ़्फ़ा नज़्म किसको कहते हैं? क्या बताएँगे आप? मुकफ़्फ़ा और गैर मुकफ़्फ़ा नज़्म किसे कहते हैं? बगैर काफ़िये की नज़्म गैर मुकफ़्फ़ा वेरी गुड जिसमें काफ़िया का इस्तेमाल ना हुआ हो। शाबाश अदनान वेरी गुड क्योंकि क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है ना? अब्दुल हक ने बेकाफ़िया नज़्म के लिए यानी कि नज़्म मौरा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया था। अब्दुल अलीम शरर ने क्या किया? नज़्म मौरा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया। तो मुकफ़्फ़ा काफ़िया वाली नज़्म जिसके अंदर काफ़िया का इस्तेमाल हुआ होता है और गैर मुकफ़्फ़ा नज़्म उसको हम कहते हैं, उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया का इस्तेमाल नहीं हुआ होता है। क्लियर हुआ? तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम नज़्म का आगाज़ व इर्तिका पढ़ेंगे। ठीक है? कल हम नज़्म के आगाज़ व इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे निसाब में शामिल है, आज़ाद है, नज़ीर अकबर आबादी है, जो बाकी नज़्म निगार है, उनको एक-एक करके पढ़ेंगे कि एक ही दिन में कोशिश करेंगे एक-एक को पढ़ने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है। हाँ, यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूज़न है, बताइए? वेरी गुड बच्चे। अब्दुल अलीम शरर का जो रिसाला है दिलगुदाज़ हाँ, बच्चे दिलगुदाज़। अब्दुल अलीम शरर नहीं बच्चे कन्फ्यूज़न है दिलगुदाज़ ये हाँ, हाँ बच्चे दिलगुदाज़ जो है हज़रत इनका है किनका है? अब्दुल अलीम शरर का है। मुझे हज़रत मोहानी का दिमाग में आ गया था। इनमें कन्फ्यूज़न होता है कभी-कभी, लेकिन ये अब्दुल अलीम शरर का रिसाला है दिलगुदाज़। हाँ, और दे मौला जो है हज़रत मोहानी का है, बहुत फ़ेमस रिसाला है उनका। अब्दुल अलीम शरर का है दिलगुदाज़। हाँ बच्चा। कहकशां, नियाज़ फ़तेहपुरी, वेरी गुड। जब हम नावल निगारी के हवाले से पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनको अच्छे से हम पढ़ेंगे, अब्दुल अलीम शरर के हवाले से। इन्होंने यानी कि अब्दुल अलीम शरर ने अपनी नज़्म वरा जो है, नज़्म वरा को अपने रिसाले के ज़रिए ही एक रिवायत का दर्जा दिया था। अब्दुल अलीम शरर और मौलवी अब्दुल हक को आप याद रखेंगे नज़्म वरा के हवाले से। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और याद रखेंगे आप सैटरडे या संडे के दिन आपका टेस्ट होगा यूनिट नंबर 3 का। तो मेरे ख़्याल से हम संडे को के दिन ही लेंगे, तो वो तो हम आपको बताएँगे अकॉर्डिंग जो है हम आपको यहाँ पर मैसेज डालेंगे, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा चाहे सैटरडे के दिन हो या संडे के दिन हो। बस आप प्रिपरेशन करिए, आराम से अच्छे से बहुत कम टाइम बचा है आपके पास।
تو چلیے پھر ہاں، آج کا کلاس میں یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔